आज हम फिर से लेके आ गए हैं अपनी कम पेज ज़्यादा रिवीजन वाली सीरीज को। आज हम हरियाणा का भूगोल करेंगे। सबसे पहले आप देखिए पीडीएफ का कंटेंट देखिए। अगर आपको पीडीएफ का कंटेंट अच्छा लगे तो ही वीडियो देखना आगे, वरना यहीं से स्किप कर देना। हम 5 से 6 पेजों में की पीडीएफ में आज मुख्य मुख्य जो हरियाणा भूगोल के जो टॉपिक है, एक तो हरियाणा भूगोल का वर्गीकरण, दूसरा उसकी नदियाँ व जलवायु व मृदा को देखेंगे। देखिए आप कह सकते हो कि मार्केट में जब हरियाणा जीके की 200 से 250 पेजों की बुकें अवेलेबल है, तो आप इतने कम पेजों में कैसे हरियाणा का भूगोल, हरियाणा का इतिहास कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा। हमें हम एस्पिरेंट हैं, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर हम 200 से 250 पेजों की बुक को पढ़ने लग गए तो एग्जाम से पहले मुश्किल से कोई बच्चा उसको 2 बार पढ़ पाएगा, जिससे बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और फिर वो आते हुए सवालों को भी गलत करके आएगा। तो हमारी ये सीरीज जिसमें हम कम पेजों में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके। और जब ज़्यादा रिवीजन होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, और हम जब किसी चीज़ को 10 से 15 बार पढ़ते हैं तो हमें जो पढ़ा है उस पर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हम प्रश्नों को एलिमिनेट करने लग जाते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम ये अनुमान लगाने लगते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमने उस 30 से 35 पेजों की पीडीएफ से पढ़ा था कि ये तो वहाँ है। ये भी नहीं हो सकता, ये ऐसे करके हम उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अगर आप 10-15 अलग-अलग किताबों को पढ़ोगे, उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जबकि आप अगर एक ही पीडीएफ या एक ही किताब को 10 से 15 बार पढ़ोगे ना, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए हम आपके लिए 30 से 35 पेजों में पूरे हरियाणा के जीके अवेलेबल करा देंगे। हर जो टॉपिक है उसपे हम 5 से 6 पेजों की पीडीएफ लाएंगे, और लास्ट में अंत में हम पूरे हरियाणा जीके की 3 से 4 घंटे में 30 से 35 पेजों की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देंगे, जिससे आप उसको 10 से 15 बार पढ़ सकें और आपका कॉन्फिडेंस आ सके, जिससे आप प्रश्नों को, आते हुए प्रश्नों को गलत ना करें। क्योंकि बच्चे को और सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, उनको भी टाइम देना होता है। अगर 200 से 300 पेजों की किताब को हम पढ़ने लग गए तो हमारे बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। आज हम हरियाणा का भूगोल कवर करेंगे, जिसमें हम हरियाणा की जलवायु, नदियाँ व मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हरियाणा का भूगोल की शुरुआत करेंगे हम, कि जो हरियाणा की स्थिति है भारत में वो कहाँ है। तो देखिए हरियाणा का जो भूगोल है, सबसे पहले हमें उसका एक मानचित्र हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि उसके देशांतर और अक्षांश कहाँ पर हरियाणा भारत में स्थित है। तो देखिए जब हम अक्षांश को देखेंगे तो जो अक्षांश है वो 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो हरियाणा का विस्तार है वो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। हम देशांतर को देखेंगे तो 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक हरियाणा का विस्तार है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि आप हरियाणा की स्थिति में आने वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। और उसके बाद हमें देखनी है सीमा, कि जो हरियाणा का जो बॉर्डर है वो किस किस राज्य से लगता है। तो 5 राज्यों से लगता है। आपके पास हरियाणा का नक्शा रहेगा तो आपको सीमा से रिलेटेड या बॉर्डर से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हरियाणा का एक नक्शा अपने पास जरूर रखिए। तो हरियाणा राज्य की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। कौन से कौन से? सबसे पहले राजस्थान, पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देखिए इनकी ट्रिक मत बनाइए, क्योंकि देखो अगर आपको ट्रिक बनानी पड़ रही है या ट्रिक याद करनी पड़ रही है तो ट्रिक मत याद करिए। इतना समय आप उस पर्सन को याद करने में लगाइए, क्योंकि आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ट्रिक याद करके आप उस पर्सन को याद रखेंगे, इससे अच्छा पर्सन याद कर लो ना। अगर ट्रिक याद नहीं करनी पड़ रही, अपने आप याद हो जा रही है, तो ऐसी ट्रिक को रखिए। उसके बाद है 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा साझा करता है हरियाणा, पहला चंडीगढ़, दूसरा दिल्ली। उसके साथ जो प्रमुख तथ्य है हरियाणा के भूगोल के, जो इसका कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो कुल देश के कुल क्षेत्रफल में इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1.34%। भारत की जनसंख्या का जो हरियाणा में भाग है वो 2.09% है। इसके बाद हम देखेंगे हरियाणा का भौगोलिक वर्गीकरण। हरियाणा को किस प्रकार भूगोल में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए हरियाणा का जो वर्गीकरण है वो डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी में इसे 8 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है शिवालिक। शिवालिक में पर्वत क्रम में नवीनतम पहाड़ियां हैं, जिसकी ऊंचाई 900 से 2300 मीटर तक है। इसके अंदर घग्गर, मारकंडा, टांगनी और सरस्वती आदि नदियां आती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो हरियाणा की, वो करहो चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1514 मीटर के आसपास है लगभग। स्थानीय भाषा में जिसे घर कहा जाता है। उसके बाद है गिरिपाद मैदान, उसके बाद जलोल मैदान, फिर आते हैं चौथा बाढ़ के मैदान, फिर बालू के टिब्बे, अरावली का पथरीला प्रदेश जो मेवात जिले में अरावली की पहाड़ियां स्थित है, जैसे तरंगित बालू और अनकाई दलदल जो कि सिरसा
जिले में है, जिसके दक्षिणी भाग में अनकाई दलदल पाया जाता है। तो इस प्रकार डॉक्टर जसवीर ने 6 भागों में बांटा था। उसके बाद हमें देखनी है हरियाणा की जलवायु, नदियां एवं मृदाएं। तो सबसे पहले हम हरियाणा की जलवायु को देखेंगे। देखिए हरियाणा की जलवायु, नदियां एवं मृदाएं। तो हरियाणा की जलवायु, राज्य की जलवायु का निर्धारण समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति व उत्तर पश्चिमी विक्षोभ एवं दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। समुद्र से दूरी होने के कारण राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो हरियाणा है उसके आसपास कोई भी समुद्र नहीं लगता है, और वो इसे महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु कहते हैं, क्योंकि हम देखेंगे तो हर तरफ भूमि भूमि है हरियाणा की, इसलिए इसे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का नाम दिया गया है। डॉक्टर बलवीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के हिसाब से हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, जो उत्तरी भाग में शिवालिक श्रेणियों में पाई जाती है। दूसरी उपोष्ण स्टेपी जलवायु, जो अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो हरियाणा है उसके अंदर 3 प्रमुख ऋतु हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून अंत तक होती है। इसका औसत तापमान 35 डिग्री तक रहता है। इसके अंदर दक्षिण पश्चिम जिलों में लू चलती है, गर्म लू हवाएं चलती है, हरियाणा में सब जानते हैं लू को। शीत ऋतु में सितंबर से मार्च तक ये रहती है और औसत तापमान इसका 12 डिग्री सेल्सियस तक है। वर्षा ऋतु में जुलाई से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है, जिसमें औसतन 40 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। किसी किसी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा भी होती है, जैसे अत्यधिक वर्षा छछरौली यमुनानगर में होती है, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है छछरौली को। 80% वर्षा यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। इसके बाद हमें देखना है प्रमुख नदियां। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नदियां। देखिए नदियों को हमने इस प्रकार लगाया है ताकि आपको याद करना आसान रहे। ये एनिमेशन से आपको याद करना आसान रह जाएगा। तो देखिए यमुना नदी, यमुना नदी एक सदानीरा नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिन्नत से होता है, जो हरियाणा के कलेश्वर यमुनानगर से प्रवेश करती है। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच 320 मीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। हमने देखी यमुना नदी को हरियाणा के मानचित्र पर इस प्रकार दर्शा दिया है। इसके कौन से हरियाणा के जिले हैं जो यमुना नदी के संपर्क में आते हैं? जैसे सबसे पहले ऊपर से देखेंगे हम, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। ये ऐसे जिले हैं हरियाणा के जो यमुना नदी के संपर्क में रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं। तो अगर आप मानचित्र देखेंगे और एक बार आंख बंद करके सोचेंगे कि सबसे ऊपर यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, तो आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, एक बार देख लिया तो हमेशा के लिए याद हो गया। उसके बाद है सरस्वती नदी, जिसका उद्गम क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों से है। महाभारत में वर्णित अनरक तीर्थ इसी नदी पर स्थित है, तो हम याद रखेंगे जो अनरक तीर्थ है वो सरस्वती नदी के ऊपर है। उसके बाद नदी के किनारे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। यमुनानगर के आदि बद्री स्थान से यह प्रवेश करती है और घग्गर नदी में मिलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद यह एक 12 नदी थी, परंतु अब यह बरसाती नदी बनकर रह गई है। और छयांग व मारकंडा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि यहाँ दिखाया भी गया है। देखिए आगे हमें पढ़नी है घग्गर नदी। इसी प्रकार हमने सब नदियों को इसी प्रकार लगाया हुआ है इसकी मदद से, ताकि आपको याद करना आसान रहे। देखिए सरस्वती नदी, सरस्वती नदी की जो मारकंडा, तांगरी इसकी सहायक नदियां हैं। और उसके बाद घग्गर नदी में हम देखेंगे कि इसका उद्गम भी कहाँ है, शिवालिक श्रेणियों से है। ये एकमात्र वृत्त बरसाती नदी है। और झाझरा व कौशल्या इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दूसरी प्रमुख सहायक नदी है, ये हरियाणा की दूसरी प्रमुख नदी है। पहली तो यमुना हो गई, उसके बाद दूसरी प्रमुख नदी हरियाणा की घग्गर है। तो देखिए घग्गर नदी यहाँ से चलती है और यहाँ से सरस्वती आती है, मारकंडा और टांगरी नदी आती है, जो इसके अंदर मिल जाती है सहायक नदियों के रूप में। उसके बाद मारकंडा नदी, इसका उद्गम धरती धर नामक पहाड़ियों से हिमाचल प्रदेश से है। इसका प्राचीन नाम अरुणा था। अम्बाला में काला अम्ब स्थान से प्रवेश करती है और अंत में सरस्वती नदी में विलीन हो जाती है। आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी सरस्वती नदी, और उसके अंदर आके मिल गई मारकंडा नदी। और इसी के साथ रण, बेगनाट, टांगरी इसकी निकटी प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। उसके बाद साहिबी नदी, जो दक्षिणी नदी है, जिसका उद्गम अरावली श्रेणियों से है। इसके बाद ये कृष्णा नदी, जो भी दक्षिणी नदी है। इसके बाद चौटांग नदी हरियाणा की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। शिवालिक से इसका उद्भव है, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई रहती है। इसके बाद हमें देखनी है हरियाणा का नदी तंत्र। देखिए हमने आपको नदी पढ़ाई, उन सभी नदियों का एक ऐसा नदी तंत्र का चित्र हमने दे दिया, ताकि मान लो आपने एक बार पढ़ा, अब दूसरी बार जब इसका रिवीजन करोगे तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ये चित्र देखिए। इस चित्र में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कौन इसकी सहायक नदियां हैं, कितना नदी तंत्र है हरियाणा का कुल।
उसके ऊपर मैंने बैराज भी दिखा दिए, कौन सा किस नदी के ऊपर बैराज है। देखिए हरियाणा का नदी तंत्र, तो सबसे ऊपर घग्गर है, घग्गर चलती है और उसमें अंदर आकर घग्गर के अंदर टांगरी, मारकंडा, सरस्वती नदी इसके अंदर आके मिल जाती है। उसके अलावा है यमुना नदी, यमुना नदी इसके ऊपर अथनी कुंड बैराज है और आगे चलकर पथराला बैराज है और आगे चलती है ये देखिए। उसके अलावा दक्षिण नदी, कृष्णा नदी, कृष्णावती, दोहान, साहिबी नदी इसके ऊपर मसानी बैराज है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि नदी तंत्र को हरियाणा के एक ही चित्र के द्वारा। उसके बाद हमें आगे देखना है राज्य की झीलें। देखिए राज्य की झीलें, सबसे पहले है सुल्तानपुर झील जो कि फरूखनगर गुरुग्राम में स्थित है, 353 एकड़ में विस्तृत है। उसके बाद है बड़खल झील जो कि फरीदाबाद में स्थित है, दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 3 किलोमीटर दूर है ये। 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद दमदमा झील जो कि सोहाना गुरुग्राम में है। फिर है खलीलपुर झील जो कि नूह मेवात में है। कर्ण झील करनाल, कर्ण से करनाल बन जाएगा। उसके बाद ब्रह्मसरोवर जो कि थानेसर कुरुक्षेत्र में है। कोटला झील जो कि नूह मेवात में है और लास्ट तिलिया झील जो कि रोहतक में है। तो इसको देखिए आप इस मैप में देख सकते हैं, सुखना झील जो कि पंचकुला, सन्निहित झील, ब्रह्मसरोवर झील जो कि कुरुक्षेत्र, कर्ण झील करनाल, रोहतक तिलियार झील, ब्लूबर्ड झील हिसार, इस प्रकार सुल्तानपुर, गुरुग्राम, दमदमा, कोटला, खलीलपुर, सूरजकुंड, बड़खल, ये सब जिले मैप पे भी दर्शाई गई है। इसके बाद आते हैं, हमें पढ़नी है राज्य की प्रमुख मृदाएं। तो राज्य की जो प्रमुख मृदा है उसे हम पढ़ेंगे। देखिए हरियाणा राज्य कृषि प्रधान राज्य हम सब जानते हैं। राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है, इसलिए कृषि अधिक होती है। और डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। इसमें सबसे पहले है अति हल्की मृदा, जिसमें बालुका व दोमट प्रधान नहीं है, जो कि सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ व हिसार तक फैली हुई है। हल्की मृदा जिसमें रसोली भी कहते हैं इसको, जो कि भिवानी, गुरुग्राम और झज्जर रेवाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है। उसके बाद है मध्यम मृदा, जो मध्यवर्गीय भागों जैसे कि रोहतक हो गया, जींद हो गया, ये मध्यवर्गीय भाग है ना, इनमें विस्तृत है। उसके अलावा है सामान्य भारी मृदा जो सूखने पर कठोर हो जाती है, ये यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल के एरिया में है। उसके बाद है भारी व बहुत भारी, इसमें आती है अपनी इसे डकार भी कहते हैं और ये घाघर क्षेत्र में फैली हुई है। उसके बाद शिवालिक मृदाएं जो पंचकुला, अंबाला, यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, यमुनानगर हो गया जैसे, यहाँ पे विस्तृत है। इसमें कंकड़, बालू और बजरी की अधिकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो भी पर्वत से जो नदी आएगी वो अपने साथ बालू के कण, कंकड़ काट कर तो लेके आएगी, इसीलिए इसके अंदर ये सभी चीजें ज्यादा अधिकता में मिलती है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया, राज्य के भौगोलिक वर्गीकरण, उसकी मृदा, जलवायु व नदियाँ। इसी प्रकार आगे भी हम इसी चीज को जारी रखेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, और हमारे चैनल पर भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। बार बार रिविजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। धन्यवाद।